हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज वर्ल्ड सीओपीडी डे के मौके पर हम बात करेंगे सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज पर। आम भाषा में कहें तो लंग्स की बीमारी जो सांस लेने में परेशानी पैदा करती है। अक्सर अस्थमा और सीओपीडी के लक्षण एक समान होने के कारण लोग इन्हें एक ही बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन दोनों बहुत ही अलग बीमारी हैं और बहुत ही गंभीर बीमारी है सीओपीडी। सीओपीडी अस्थमा से काफ़ी गंभीर बीमारी है। भारत में सीओपीडी के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग इस बीमारी से आज भी अनजान हैं। ये बीमारी दुनिया भर में लोगों को तेज़ी से अपनी चपेट में ले रही है। इस बीमारी की मुख्य वजह स्मोकिंग है, इसीलिए इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए सीओपीडी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आज 16 नवंबर को वर्ल्ड सीओपीडी डे मनाया जा रहा है, ताकि लोग इसके लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें और समय रहते उन्हें बीमारी का पता चल सके। सीओपीडी के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डायरेक्टर एंड एचओडी पल्मोलॉजी फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम से डॉक्टर मनोज गोयल। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सीओपीडी के बारे में मेडिकल टर्म और आसान भाषा में हमें ये समझाइए कि ये सीओपीडी की समस्या आखिरकार है क्या। सीओपीडी एक्चुअली लंग्स की बीमारी होती है, जिसमें जो जो लंग के ब्रीदिंग ट्यूब्स होती है, जिनको हम ब्रोंकाइट टेक्निकली कहते हैं। ये जो ब्रीदिंग ट्यूब होती है, इनके द्वारा लंग्स के अंदर हवा आती है और बाहर निकलती है सांस के दौरान। इस ब्रीदिंग ट्यूब के अंदर क्या होता है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से इसकी जो डायमीटर है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज की जो सांस की जो आवागमन है उसमें रुकावट पैदा होती है, जिस वजह से मरीजों को परेशानी होती है सांस लेने में, उनको खांसी होती है, बलगम आता है। तो आपने कई बार सुना होगा एक विस्लिंग साउंड आती है, नॉइजी विस्लिंग साउंड आती है, जिसको कोई व्हीजिंग कहते हैं। तो ये चार प्रमुख लक्षण हैं जो कि सीओपीडी में होते हैं बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द एयर फ्लो ड्यू टू नैरोइंग ऑफ द एयर ट्यूब्स। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये होगा आपसे कि इसमें किस तरह के और लक्षण नजर आते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अस्थमा के लक्षण भी इससे कुछ ना कुछ मिलते जुलते होते हैं। तो सीओपीडी के लक्षण की पहचान कैसे की जा सकती है और ये लक्षण कब दिखाई देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। अस्थमा में भी यही सारे लक्षण होते हैं, उनमें सांस फूलती, खांसी आती है, बलगम आता है और व्हीजिंग साउंड आती है, पर दोनों का प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो पहले मैं अस्थमा के बारे में बताता हूँ कि अस्थमा में जनरली क्या होता है कि एपिसोडिक बीमारी होती है, यानी कि लक्षण आएंगे, मरीज इलाज कर लेगा, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आमतौर पर ऐसा देखा गया और उसमें कई सारे ट्रिगर देखे गए हैं, जैसे कि मौसम का बदलना, विंटर्स का आ जाना, जैसे ठंडा पानी पी लिया या किसी परफ्यूम से एक्सपोज हो गया, धूल गर्दे से एक्सपोज हो गया, तो एकदम से सांस फूलना शुरू हो जाता है। और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बचपन से लेकर के किसी भी एज ग्रुप में होता है। सीओपीडी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है स्मोकिंग के साथ। तो जो लोग स्मोकर्स होते हैं, प्रोलॉन्ग स्मोकर्स होते हैं, देखा जाता है कि 40 साल की उम्र के बाद में सिम्टम्स आने शुरू होते हैं और आमतौर पर शुरुआत होती है खांसी के द्वारा, और जब वो कोई सीढ़ियां चढ़ते हैं या फ्लाइट ऑफ स्टेज पे जाते हैं तो उनको सांस की तकलीफ होना शुरू होती है। पर जनरली मरीज लोग इसको इग्नोर करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, सांस फूलना बढ़ना जाता है, उनका शरीर फूलना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। जी डॉक्टर गोयल, मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि सीओपीडी भारत में मौत के सबसे बड़े कारणों में से एक है, जिस वजह से भारत में इसकी स्थिति काफी चिंताजनक है। इसके पीछे क्या कारण है कि खाली स्मोकिंग के कारण ही ये जो समस्या है वो बढ़ रही है और चिंताजनक होती जा रही है, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर भी रहे हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है आपने। स्मोकिंग अब बहुत ज्यादा प्रचलित होने लगी है, स्पेशली मैंने देखा है कि यंग जो बच्चे हैं और जो इवन महिलाएं हैं, उन लोगों में भी स्मोक का बहुत ज्यादा प्रचलन ज्यादा, और वेपिंग की प्रॉब्लम भी हम लोग देख रहे हैं जो कि बढ़ रही है। और बहुत कम एज से लोग शुरू कर देते हैं और तरह तरह की स्मोकिंग की हमारे यहाँ हैबिट्स होती हैं। बीड़ी स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग और ज्यादा भी खतरनाक होती है, और नॉन फिल्टर्ड स्मोक, हुक्का, बहुत तरह के स्मोकिंग है जो कि चलता रहता है। प्रॉब्लम ये है बहुत सारी कि वेरिएशंस इसमें आ गई है। जी, प्रॉब्लम ये होती है कि लोग की डायग्नोसिस लेट हो पाती है, सिम्टम्स आते हैं, लोग इग्नोर करते हैं और अपने जिंदगी जीते रहते हैं, और धीरे धीरे जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, देखा जाता है जब लंग 50% ज्यादा खराब हो जाते हैं, तब इन लोग को अपनी बीमारी का पता लगता है और डायग्नोसिस होती है, और तब तक काफी देर हो चुकी होती है। ओके सर, मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा कि जैसे मैंने स्मोकिंग की तो बात की, पर इस समय बढ़ते पॉल्यूशन से भी बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है, तो ऐसे में इसके कारण भी सीओपीडी जैसी समस्या हो सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने। पोल्यूशन भी एक प्रमुख कारण है, और जो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, जो लोग डस्ट में वर्क कर रहे हैं, हमारे जो लेबरर्स हैं,
या इंडस्ट्रियल एक्सपोजर जो लोग का है, वहां पे जो पोल्यूशन होता है, तरह तरह के हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं जो कि लोगों ने घर के अंदर लगा रखी हैं जिसमें कोई पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स नहीं है, तो इन लोगों को, और दूसरा हमारी महिलाएं जो गांव में रहती हैं जो कि चूल्हे पे काम करती हैं, घर के अंदर चूल्हा होता है, चिमनी होती नहीं, और पूरा परिवार उससे एक्सपोज होता है, और छोटे छोटे बच्चों में सीओपीडी की प्रॉब्लम बहुत पहले टाइम से पहले पैदा होनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर गोयल, मेरा अगला सवाल ये है कि जिन्हें पहले से ही सीओपीडी है, क्या उन्हें प्रदूषण की वजह से और सर्दियों के मौसम में ज्यादा दिक्कत होती है या हो सकती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सीओपीडी में लंग हमारे इन्फ्लेम्ड होते हैं, जो एयरवेज इन्फ्लेम्ड होते हैं, उनको कोई भी ट्रिगर मिलता है इस तरह का, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, गर्दा हो गया, बहुत ज्यादा धुएं से एक्सपोजर हो गया, तो इसमें प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा, और इसमें तरह तरह के इन्फेक्शंस भी होते हैं सर्दियों के समय में, जो कि वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जो कि इस प्रॉब्लम को ट्रिगर कर देते हैं। इस तरह के मरीज अक्सर अस्पताल में या ओपीडी में अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है सांस की और खांसी की, उसको बढ़ी हुई स्थिति में आते हैं, जैसे कि हम लोग सीओपीडी विद एक्यूट एक्सरबेशन कहते हैं, जो कि कई बार परेशानी करता है मरीज के लिए, और ठीक होने में इसमें काफी टाइम भी लग सकता है, और कई बार इसके कारण जो है मरीज की जान भी चली जाती है। डॉक्टर, जैसे कि फेफड़ों में कोई और बीमारी होती है तो उसकी समस्या से जो इंसान जूझ रहा है, क्या उसको आगे चलकर सीओपीडी की समस्या हो सकती है? ये सवाल आज हर एक इंसान जानना चाहता है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सीओपीडी हमने देखा है कि स्मोकिंग से कोरिलेशन है, पर जिन लोगों को और वजह से लंग की प्रॉब्लम है, जैसे मान लो किसी को पहले टीबी की प्रॉब्लम हुई हो, जी। या जिसको बचपन में अस्थमा की प्रॉब्लम रही हो, अगर ऐसे लोग अपना इलाज ठीक से नहीं करते हैं, और इन लोग अगर धुएं से पोल्यूशन से बराबर अगर एक्सपोजर होता रहता है, चाहे वो हाउस होल्ड पोल्यूशन ही क्यों ना हो, तो इन लोगों में पॉसिबिलिटी है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ये सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाए, जो कि एक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डिजीज है। ओके डॉक्टर गोयल, मैं एक आम सा सवाल जानना चाहूंगा आपसे कि बार बार सांस फूलने जैसी समस्या काफी लोगों में देखने को मिलती है, जैसे कि तेज चलने पर, दौड़ने पर या फिर सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलने लग जाती है लोगों की, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसका कारण सीओपीडी में जैसे बताया कि जो सांस की नलियां हैं उनके जो साइज है उनमें सिकुड़न आ जाती है, तो जो एयर फ्लो है उसमें बराबर ऑब्स्ट्रक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से जहां वो कोई एक्सर्शन करते हैं, जब लंग को और ज्यादा काम करना पड़ता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन उसको हवा को ठीक से लंग के अंदर जाने से रोकता है, जिससे उन लोग को ये सांस की तकलीफ होती है। तो शुरुआत में यही होता है कि जब वो लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं या फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स करते हैं या कोई हिल क्लाइंब करते हैं या दौड़ने की कोशिश करते हैं, तब सांस की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्या कोविड होने के दौरान, क्योंकि ये कोविड जो समस्या थी इसमें लोग बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हैं कमज़ोर हो गए थे, तो क्या कोविड होने के दौरान सीओपीडी के मरीज ज़्यादा रिस्क पर हो सकते हैं? देखिए, ऐसा शुरू में सोचा गया था, पर जो स्टडीज में ऐसा नहीं पाया गया कि कोविड के दौरान जो है जो पेशेंट सीओपीडी उनको ज्यादा रिस्क है कोविड होने का। परंतु एक बात हमें ध्यान देनी होगी कि ये जो सीओपीडी के पेशेंट जनरली प्योर सीओपीडी पेशेंट नहीं होते हैं, इनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस होती है, जैसे कि हाइपरटेंशन या हार्ट की प्रॉब्लम में अक्सर पाई जाती है। और ये वेल नोन है कि जिन लोग हार्ट की प्रॉब्लम रही है, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी एज 60 ईयर्स के ऊपर है, वो लोग हाई रिस्क ऑफ कोविड इन्फेक्शन है, और सीवियर कोविड इन्फेक्शन होने का उनको रिस्क रहता है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो बिकॉज ऑफ कोमॉर्बिड कंडीशन, सीओपीडी भी एक तरह से एक एक्स्ट्रा रिस्क फैक्टर है कोविड इन्फेक्शन और उसकी इंक्रीज सीवियरिटी के लिए। ओके डॉक्टर गोयल, सीओपीडी को पता लगाने के लिए किस तरह की जांच की जाती है? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि मरीज को खुद अपने पे ध्यान रखना चाहिए। अगर उसको खांसी आ रही है, जो कि जनरली उसको इग्नोर करते हैं और वो बताते हैं कि हमें तो कुछ पता नहीं, घर के वाले बताते हैं तो मैं खांसी आ रही हूँ, तो अच्छा मुझे तो नहीं आ रही, अगर घर वाले आपको कह रहे हैं कि आपको बराबर खांसी आ रही है, या आपको शुरुआत में सीढ़ियां चढ़ने में या स्टेयर्स क्लाइंब करने में सांस की तकलीफ हो रही है, तो ये सीओपीडी का अर्ली लक्षण हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, जिसमें एक लंग फंक्शन टेस्ट होता है, एक सिंपल सा एक स्पायरोमेट्री होती है, जिसमें एक मशीन के अंदर थोड़ा जोर से फूकना होता है, जिसके द्वारा सीओपीडी की डायग्नोसिस बन जाती है। और अर्ली स्टेज पर अगर इसका इलाज हो जाता है और मरीज अगर अपना धूम्रपान रोक देता है, तो उसके ठीक होने के पूरे चांसेस होते हैं। डॉक्टर गोयल, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, इसका इलाज किस तरह से किया जाता है और किस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस इसमें करने की सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा? देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मरीज को किसी तरह से स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, जिसके लिए सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, डॉक्टर की सलाह दी जा सकती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जा सकता है, फैमिली सपोर्ट। स्मोकिंग का छोड़ना इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो नंबर 1। नंबर 2, अपनी डायग्नोसिस जितना जल्दी हो सके बनवा लें। अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, खांसी हो रही है, परसिस्टेंट है, तो उसको इग्नोर ना करें। तीसरी चीज ये है कि इसका जो इलाज बेसिकली होता है वो कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स दवाएं होती है, जिनको हम लोग इनहेलर्स के द्वारा देते हैं। देखिए, लोग इनहेलर से बहुत ज्यादा घबराते हैं, वो सोचते हैं कि लास्ट रिजॉर्ट ट्रीटमेंट है, इससे हमें आदत पड़ जाएगी, हमें नुकसान होगा।
पर मेरा आपको समझाने का तरीका ये हो सकता है, जैसे किसी को अगर आंख में प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आई ड्रॉप देता है, स्किन में प्रॉब्लम होती है तो स्किन ऑइंटमेंट देता है। ऐसे लंग में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम चाहते हैं कि वो दवाई सीधे लंग्स के अंदर जाए और ज्यादा असर कर सके। तो इनहेलर्स इसका मेन ट्रीटमेंट है। इसमें एक ब्रोंकोडायलेटर इनहेलर्स होते हैं जो कि दिए जाते हैं, जिनको कि लॉन्ग टर्म यूज किया जाता है और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी होते हैं। अगर स्मोकिंग छोड़ दिया है और ये आप इन ब्रोंकोडायलेटर्स इनहेलर्स को डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते हैं तो इसके ठीक होने के चांसेस भी रहते हैं और जो आपकी लाइफ है वो अच्छे से गुजर सकती है। ओके डॉक्टर गोयल, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं सीओपीडी के बारे में, ये एक बहुत ही गंभीर टॉपिक है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि दिल्ली एनसीआर जैसी जगहों पर प्रदूषण की मात्रा आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे में व्यक्ति को किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए ताकि उन्हें ऐसी बीमारियों का सामना ना करना पड़े? देखो, एक चीज हमें समझना चाहिए कि हेल्थ इज आवर माय ओन प्रायोरिटी, माय ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम किसी दूसरे को बहुत ज्यादा ब्लेम देने के बजाय अपनी तरफ ध्यान दें। तो सबसे बड़ी चीज तो है कि ये टाइम सोचना चाहिए कि जब इतना ज्यादा ऑलरेडी गर्दा हो रहा है और लोग इतनी सिगरेट बिना सिगरेट पिए ही पी रहे हैं, तो अपने को स्ट्रॉन्ग करें और सिगरेट छोड़ने का एक कमिटमेंट करें, सिगरेट छोड़ने का प्रयास करें। घर के अंदर भी अगर कोई जैसे धुआं होता है, जैसे अगरबत्ती का हो गया पूजा करते समय, या छौका लगता होता है, तो उस तरह के जो इंडोर पोल्यूशन है उसको भी रोकें। तीसरी चीज ये कि बाहर स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेज ना करें जिससे कि पोल्यूशन का ज्यादा एक्सपोजर हो सके। आप घर में रहें, योगा करें, प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अवॉइड करें ठंडा पानी पीना, ठंडी चीजों का। अपनी बॉडी को वार्म रखें, गर्म पानी पिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स का सेवन करें। जी। और अपने जो इनहेलर्स वगैरह हैं जो कि आपके डॉक्टर ने बता रखे हैं उनको आप लेते रहें, बिकॉज इनहेलर ऐसे प्रिवेंटिव थेरेपी भी काम करते हैं। कुछ हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जिनको हम लोग निमोनिया और फ्लू के इंजेक्शन लगवाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं ताकि इनसे बचे रहें, बिकॉज ये एक प्रमुख कारण होता है सीओपीडी के बढ़ने का और एक्यूट एक्सरबेशन होने का। और अगर आपको कोई भी सिम्टम होता है जिसमें कि आपको लग रहा है कि ये तकलीफ बढ़ रही है तो उसको इग्नोर ना करें और अपने डॉक्टर से जरूर सलाह करें। ओके डॉक्टर, मैं एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा, अगर बंद कमरे में सेंसिटिव स्टिक्स जलाई जाएं तो क्या उससे भी सीओपीडी की समस्या हो सकती है? देखिए, जो लोग को ऑलरेडी सीओपीडी की प्रॉब्लम है या जो लोग को एस्मा की प्रॉब्लम है, ये जो इंसेंस या अगरबत्ती होती है, इसका जो धुआं होता है वो काफी खतरनाक हो सकता है और एक एक्यूट अटैक ऑफ सीओपीडी कर सकता है या एक्यूट अटैक ऑफ एस्मा कर सकता है। तो हम हमेशा स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि घर के अंदर किसी भी प्रकार के धुएं का आप प्रयोग ना करें, चाहे वो बहुत गहरा छौका हो। किचन में आप अपना चिमनी वगैरह लगा के रखें ताकि वेंटिलेशन हो सके। और इन चीजों का धुआं, धूप, अगरबत्ती, इनको आप हर तरह से अवॉइड करें। ये बहुत ही स्ट्रांग रिकमेंडेशन है। ओके डॉक्टर, मैं चलते चलते आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, आज वर्ल्ड सीओपीडी डे पे आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे चीज है कि हम जो प्रकृति है वो प्रकृति के साथ चलें, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, उसके साथ फिर अपनी बॉडी के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू करते हैं। धुआं एक तरह का बहुत गहन पॉइजन है। धुएं की वजह से ना केवल आपके लंग्स खराब होते हैं बल्कि आसपास के जो लोग, जो आपके करीबी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके ऊपर भी इस धुएं का असर पड़ता है, जैसे कि पैसिव स्मोकिंग करते हैं। तो ये लोग, हम लोग प्रण करें कि हम किसी भी प्रकार से धूम्रपान नहीं करेंगे और आसपास जो भी पोल्यूशन रोकने के हमारी तरफ से हो सकता है वो हम उन चीजों को लागू करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर। ओके डॉक्टर मनोज गोयल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आज डॉक्टर से जाना कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। अगर आप में से किसी को भी सांस लेने में परेशानी रहती है तो अपने डॉक्टर से जरूर इसके बारे में डिस्कस करें ताकि समय रहते बीमारी का पता लगाया जा सके और इलाज शुरू किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेके और अपने नए गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile,
and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.